गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन किए थे एवरेज रेट पे और इंस्टेंटेनियस रेट पे। एलिमेंट्री प्रॉब्लम था, बेसिक सवाल था। उसके बाद ऑर्डर भी बताए थे और ऑर्डर में ये बताए थे कि ऑर्डर कभी भी थ्योरेटिकल नहीं होता है, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल डेटा, इट इज़ गिवन फॉर होल रिएक्शन। ऑर्डर में बी जीरो, में बी निगेटिव, में बी फ्रैक्शन, में बी पॉजिटिव। ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, ये पिछले वीडियो में था। अब मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में मैं पहले लिखा हूँ वो पढ़ देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ particles of reactants actually taking part at a particular moment in a single step reaction। सिंगल स्टेप अंडरलाइन किए हैं। मॉलिक्यूलरिटी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्टेंट साइड में भाग लेता है, टेकिंग पार्ट इन ए पार्टिकुलर मोमेंट, सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप रिएक्शन और स्लो स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन या स्लो स्टेप रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। कितने नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में भाग लेता है उसी को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इट इज गिवन फॉर सिंगल स्टेप। मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप का अलग अलग होता है, जबकि ऑर्डर पूरे रिएक्शन के लिए दिया जाता है। ऑर्डर इज गिवन फॉर होल रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इज गिवन फॉर सिंगल स्टेप। इट इज थ्योरेटिकल डेटा। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, बट ये थ्योरेटिकल डेटा होता है। इट इज थ्योरेटिकल मतलब इसको थ्योरी से डिटरमाइन करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं होता है और नॉन इंटीजर नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होता है और जीरो नहीं होता है, निगेटिव भी नहीं होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी जबकि ऑर्डर जीरो, होल नंबर, निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी था। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जो रिएक्शन 3 से ज़्यादा स्टेप में होता हो। जो रिएक्शन 3 से ज़्यादा स्टेप में होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंगल स्टेप हो, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो, 3 के बाद जब होता है ना तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा होने लगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग, उसके लिए नहीं होता है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। अभी एग्जाम्पल सब बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जो 3 से ज़्यादा स्टेप में हो। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लोएस्ट स्टेप एंड जनरली मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ये बात समझाता हूँ। जब प्रोसेस एक से ज़्यादा स्टेप में हो, जब प्रोसेस एक से ज़्यादा स्टेप में हो तो उस स्टेप में आप जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग ऑर्डर होता है। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वही ऑर्डर होता है। वही बात लिखा है, जनरली मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम दैट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी रहेगा वही ओवरऑल रिएक्शन। इसको समझिए। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ इधर एनसीईआरटी का ही, क्योंकि उसी को ज़्यादा पढ़ना चाहिए बच्चे। एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा पढ़िए। कितना भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना बच्चे तो तुम्हारा काम अधूरा है। अधूरा, आधे से भी कम तुम्हारा प्रिपरेशन है। सभी बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। यही होता है मोटिवेटेड बात। एक तो 12th स्टडिंग हो,
या नीट का एग्ज़ाम दोगे या मेन का, ऊपर से डिफ़िकल्ट होता है। अभी यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, जब क्लास में इंटरेक्शन होता है तो अलग होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो हाथ उठाता है, सर यहाँ पर नहीं समझ में है। यहाँ पे कहाँ पता चलने वाला है किसका डाउट है किसका नहीं है। मैं तो एक जनरल लेके चल रहा हूँ। और बहुत पढ़ो बेटा, बहुत ज़्यादा पढ़िए। क्लास में भी यही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़िए। और मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है जो आप क्लास के बच्चे सब हैं वो जानते हैं, अपने लिए नहीं पेरेंट्स को याद कीजिए। जब भी पढ़ने मन नहीं लगे ना बेटा, मम्मी पापा से बात कीजिए, टॉक टू योर पेरेंट्स, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं। बहुत पढ़ने में मन लगेगा बेटा, बहुत। ज़िंदगी में बेटा जीना है तो बहुत सर दर्द करवाना पड़ेगा। इतना आसान लाइफ है नहीं बेटा। इतना आसान रहता तो साइंस स्ट्रीम सब रख लेता, सब काइनेटिक्स को धुआंधार बना देता। नहीं होता है। बैठिए, मोबाइल पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं, बैठिए, सर दर्द करेगा। बैठते बैठते एकदम इरिटेट हो जाओगे, फिर भी बैठो। ये कि मुझे एग्ज़ाम देना है, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, मुझे नीट देना है, मुझे मेन देना है, एग्ज़ाम तो देना है बेटा। अब देखिए ना, क्लास में आप ही लोग रहते थे, कितना प्यार से हंसते हंसते बात करते थे, कुछ बात होता था। अभी यूट्यूब है, मैं पहले वीडियो बनाता हूँ, फिर आपको भेजता हूँ, फिर आप देखते हैं, फिर छोड़ो अभी वीडियो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, परसों देख लेंगे। होता है पहले, अभी जो दूसरा काम है वो काम कर लेते हैं, 2-4 दिन बाद भी वीडियो देखेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा समय लिमिटेड है। मानते कि सेशन थोड़ा लेट होगा, लेकिन पढ़ते तो रहना है। लेट होगा तो सभी के लिए होगा ना, सबका प्रिपरेशन चल रहा है, सभी बच्चे का तैयारी चल रहा है। दूसरा एक बात मैं कहता हूँ ना बेटा, काइनेटिक्स पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रो पढ़ो या सॉल्यूशन पढ़ो या सॉलिड या सरफेस केमिस्ट्री जो 12th का है, इनऑर्गेनिक पढ़ो, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस है। इनऑर्गेनिक में जितना थ्योरी आप याद कर सकते हैं, जितने बार आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, जितने थ्योरी याद रहेगा, सवाल उतना ही बनेगा। फिजिकल में क्या है, थ्योरी पहले समझ लीजिए, अप्लाई कीजिए प्रॉब्लम पे। थ्योरी सिर्फ पढ़ के छोड़ दिए हैं तो आपका प्रिपरेशन मुश्किल से 30 से 40% है। 60% प्रॉब्लम बैकअप करता है फिजिकल केमिस्ट्री में। प्रॉब्लम आपको बतलाता है कि कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज होना चाहिए, उससे आप डेवलप करते हैं। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका अलग है। ऑर्गेनिक में भी है, आप मैकेनिज्म को रटिए, रिएजेंट को रटिए। ऑर्गेनिक का भी वीडियो बनाएंगे, पहले फिजिकल का बना लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक का भी वीडियो बना के देंगे ही। तो इसको बार बार पढ़िए, और करना तो पड़ेगा ना बच्चे, इतना तो कीजिए। तो ये एक मैं एग्जाम्पल लिया हूँ एनसीईआरटी का, इस एग्जाम्पल को समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट, ये जितना बात लिखे हो ना, मैं उसको अभी क्लियर कर रहा हूँ। 2A से B बना, B से C बना, और C से D बना। 3 स्टेप का रिएक्शन है ये, स्लो, फास्ट, फास्टर। A से बन रहा है फाइनली क्या, D प्रोडक्ट। A से B बना, ये तो इंटरमीडिएट हो गया। B से C बना, इंटरमीडिएट हो गया। C से D बना, प्रोडक्ट फाइनल। तो A से फाइनल प्रोडक्ट बना है D, एक से ज़्यादा स्टेप में है, इसको मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। रिएक्शन जनरली 99.99% मल्टी स्टेप होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता ही नहीं है। सभी रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। अब मल्टी स्टेप रिएक्शन जब होता है बच्चे, तो वहाँ पे आप जो स्लो स्टेप है उससे आप रेट डिटरमाइन करते हैं, यही बोलते हैं। अभी लिखे थे मॉलिक्युलरिटी इज गिवन फॉर इंडिविजुअल स्टेप। 3 स्टेप हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्युलरिटी, सेकेंड स्टेप का मॉलिक्युलर, थर्ड अलग अलग है। फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्युलरिटी 2 होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है ए। सेकेंड स्टेप का मॉलिक्युलरिटी 1 है, थर्ड स्टेप का भी मॉलिक्युलरिटी 1 है।
तो हर एक स्टेप का अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होता है। मॉलिक्यूलरिटी इज गिवन फॉर इंडिविजुअल स्टेप, हर एक स्टेप का, इसका 2, इसका 1, इसका 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इन रिएक्टेंट साइड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी है ये, इसका मॉलिक्यूलरिटी 2, इसका मॉलिक्यूलरिटी 1, इसका मॉलिक्यूलरिटी 1, सभी का मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग है। तो ये बात था। दूसरा, जब एक से ज़्यादा स्टेप हो तो रेट डिटरमाइन करना है। तो लिखे थे जब एक से ज़्यादा स्टेप में हो, मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप से आप रेट डिटरमाइन करेंगे। रेट डिटरमाइन मतलब रेट लॉ लिखेंगे आप। तो इसका रेट लॉ ये हो जाएगा, स्लो स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, दोनों एक खींचिए। अब होता है बात कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर कर दिए। तो जब मल्टी स्टेप रिएक्शन हो तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है उससे रेट डिटरमाइन करते हैं, मतलब रेट लॉ लिखते हैं, और उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है मोल, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिकम्स पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर हो जाता है वही ऑर्डर। तो स्लो स्टेप से रेट डिटरमाइन करेंगे और उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको पावर प्रोवाइड कर देंगे, ऑर्डर जो लिखे थे। स्लो स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वही ऑर्डर होता है। तो एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा? फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग होगा, देन ऑर्डर इज सेड। तब हम ऑर्डर कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है। तो स्लो स्टेप से रेट डिटरमाइन कीजिए और उसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर हो जाएगा। पिछले वीडियो में ऑर्डर में मैं बताया था कि एक्सपेरिमेंटल होता ही एक्सपेरिमेंटल, लेकिन आपको एक से ज़्यादा स्टेप दिया, बोले कि इसमें ऑर्डर बताओ, तो स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये देखिए रिएक्शन लिखे 2H2 अल्कलाइन मीडियम, ये कैटलिस्ट है, I- कैटलिस्ट है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, ये मीडियम अल्कलाइन है, I- कैटलिस्ट है। इसका रेट यदि मैं लिखूं तो रेट इक्वल्स टू होना चाहिए था, ये नहीं होता है। इसका रेट होता है जो लिखा हुआ है, द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी। इस रिएक्शन के लिए जो रेट होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I-, ये होता है इसके लिए। तो ये एक्सपेरिमेंटली किया गया। अब इस तरह क्यों लिखते हैं, तो ये सभी बात डिस्कशन कर चुके हैं। इसी को लिख नहीं सकते हैं रिएक्टेंट साइड वाले को ऐसे रेट, ये बात सब बताई ना रेट ऑफ इक्वलाइजेशन में, तो इसके जगह ये सब इस तरह लिखा रहता है। इसको डिफरेंशियल भी बोला जाता है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन है। तो एक्चुअली में ये मिलता है, ये नहीं मिलता है। यदि मैं इससे बोल दूं तब तो ये होता, ये इसलिए ऐसा नहीं मिलता, ऐसा मिलता है क्योंकि H2O2 का जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड कैटलिस्ट I- कैटलिस्ट इन अल्कलाइन मीडियम, ये जो होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप नहीं होता है। ऐसा होता तब जब सिंगल, तो इसलिए 2 स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पर लिखा हूँ मैं 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ। 2 स्टेप में होने के कारण
2 स्टेप में होने के कारण ये इस तरह से हमारा ऑर्डर मिलता है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप है H2O2 I-। अब देखिए स्लो है, ये दिया रहेगा, ये हमें मालूम नहीं है कि स्लो कौन है फास्ट कौन है, ये हमें देता है IO3 IO-, ये इंटरमीडिएट है। आप इंटरमीडिएट उसको कहते हैं जो सभी में मिलते रहे, जैसे इसमें भी मिल रहा है। देखिए H2O2 प्लस IO-, ये फास्ट है, ये लिखा ही हुआ है, ये बन गया H2 प्लस I- प्लस O2। मैं दोनों को ऐड करूं तो ये कैंसिल, 2H2 गिव्स 2H2 और I- गिव्स 2 मोल वाटर प्लस I- प्लस O2। तो इस तरह से होता है रिएक्शन। तो ये लिखने का, ये इस तरह से होता तो ऐसे होता, लेकिन एक्चुअली में ऐसे मिलता है। इसका मतलब क्या है, रेट डिटरमाइन किया गया है स्लो स्टेप से, फर्स्ट से, इससे रेट डिटरमाइन किया गया, रेट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे। अब नहीं कुछ लिखा हुआ है तो पावर एक एक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल देंगे। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर कर दिए, तो यहाँ पर ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू H2O2 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू I-1, दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। क्यों इससे ऑर्डर बोल दे रहे हैं, क्योंकि स्लो स्टेप है। H2O2 का जो इस तरह से डिकम्पोजिशन है अल्कलाइन मीडियम में, उस 2 स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, और दोनों स्टेप बाइमॉलिक्यूलर है, ये भी ध्यान रखना है। ये बाइमॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 2 है। बाइमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ये भी बाइमॉलिक्यूलर है। बाइमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ये दोनों मिलके ये बना देता है बाइमॉलिक्यूलर। तो स्टेप 1 का भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है और स्टेप 2 का भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। इसका भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसका भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि 1 मोल और 1 मोल, 1 मोल और 1 मोल, तो मॉलिक्यूलरिटी दोनों का 2-2 है। लेकिन हम इससे रेट डिटरमाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इससे हम रेट डिटरमाइन करेंगे तो रेट में सिर्फ H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन आता है, जबकि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, इट इज़ फाउंड दैट कि H2O2 और I- दोनों का आता है रेट डिटरमाइनिंग में। तो इसमें क्या है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो जो स्लोएस्ट स्टेप हो। मैं 1-2 एग्जांपल और देता हूं। मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। मैं इस तरह से एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे A से 2B बना है, 2B से C बना है, और 3C, और 3C से D बना है। 3 स्टेप है। ये फास्ट है, ये फास्टर है, वो देगा आपको, और ये स्लो है। 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट A, ये फाइनल ये आ रहा है। फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी, अच्छे से सुनिएगा, फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 1 है क्योंकि 1 मॉलिक्यूल है। सेकेंड स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2 है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। थर्ड स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 3 है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलरिटी 1, इसका मॉलिक्यूलरिटी 2, इसका मॉलिक्यूलरिटी 3। अब हमें दिया है कि ये 3 स्टेप है, रेट बताइए, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे। रेट लॉ में क्या क्या आता है, रेट कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, मालूम है, ये रेट कांस्टेंट है, तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, C⁻3। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
इन मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्लो स्टेप रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब मल्टी स्टेप रिएक्शन का आप मॉलिक्युलरिटी हर एक स्टेप का अलग अलग बोलेंगे, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी इज गिवन फॉर सिंगल स्टेप। मैं और इस पे एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ, मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल एक दो और करवा देता हूँ आपको। जैसे एक है फॉर द रिएक्शन रिएक्शन है 2NO प्लस 2NO2 प्लस F2, ये सब देंगे इस तरह का सवाल आपको। 2NO2F ये दिया हुआ है, 2NO2F फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड। इसके लिए जो मैकेनिज्म दिया है बच्चे ये दिया है, NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F, ये दिया है। और इसमें लिखा हुआ है स्लो, वो लिखेगा, हमें मालूम नहीं कि स्लो कौन है फास्ट कौन है। फिर NO2 और F, ये जो F है ये इंटरमीडिएट का काम करता है, जो दोनों में आ जाए, NO2 और F ऐसे दिया है, इसको बोल रहा है फास्ट। एक एग्जांपल है फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड, ये हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म है, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है वो 2 स्टेप में हो रहा है। अब इसमें आपको बोलना है द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द अबव रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो सब बात समझिए। पहला कि इस फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्युलरिटी 2 होगा, 1 मोल और 1 मोल। सेकेंड स्टेप का ही मॉलिक्युलरिटी 2, तो बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री। बाईमॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 2 है, मॉलिक्युलरिटी 2 है। अब हमें बोलता है रेट लॉ लिखो, तो स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इसका यदि रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2, ये हो जाएगा। अब दोनों का पावर 1-1 है क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यहाँ से किसी ने यदि लिखता है इसको रेट लॉ तो यहाँ पावर 2 हो जाता है, देना नहीं है। ये मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन है, उसका ये मैकेनिज्म है। इसके लिए आपको रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ ये होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन F2 1। देखिए इसमें क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, इसको इस तरह से भी समझिए। कोई कंपनी कार बनाती है, मारुति कंपनी कार बनाती है, एक दिन में वो 100 कार प्रोड्यूस करती है, एक दिन में वो। सपोज कीजिए उसका जो कार का पार्ट सब है हर एक जगह अलग अलग जगह पर फॉर्मेशन होता है, कहीं पर हैंडल बनता है, कहीं पर टायर बनता है, कहीं पर बॉडी बनता है, कहीं पर इंजन। टायर एक दिन में बन रहा है 10,000, टायर एक दिन में बन रहा है 10,000, हैंडल बन रहा है 5,000, इंजन बन रहा है 100 ही। तो एक दिन में कार का प्रोडक्शन यदि 100 हो रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जो सबसे कम बन रहा है, जो सबसे कम बने वो रेट डिटरमाइनिंग, उसी के हिसाब पूरा जाएगा। 10,000 टायर एक दिन में बन रहा है, क्या 10,000 दे देगा व्हीकल? नहीं देगा। जो सबसे कम बन रहा होगा उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में तो हो नहीं रहा है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, और दोनों स्टेप का मॉलिक्युलरिटी 2 है। आपको बोल रहा है कि इसका रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ आप किससे लिखेंगे? स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू F2 और ये जो F है ये इंटरमीडिएट का काम करता है। तो मैं इसमें ये समझा रहा हूँ ना कि मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देन ऑर्डर इज सेड
तब आप ऑर्डर कह सकते हैं उसको। एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, ये दूसरा एग्जाम्पल है इस तरह से। देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल में कहता है द फॉलोइंग टू स्टेप मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन है, टूट रहा है वो। नाइट्रस ऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है बच्चे वो 2 स्टेप में हो रहा है। स्टेप फर्स्ट वो दे रहा है हमें, स्टेप फर्स्ट में दे रहा है डिकम्पोजिशन में N2O गैस गिव्स N2 गैस गैसियस फेज है प्लस ऑक्सीजन O। स्टेप सेकंड में ये दे रहा है N2O गैस गिव्स N2O गैस प्लस O2। O2 ने O गैस गिव्स N2 गैस प्लस O2 गैस। ये 2 स्टेप में दे रहा है। अब इसमें पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप। व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप। फिर से समझिए एग्जांपल। N2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना है। N2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो डिकम्पोजिशन 2 स्टेप में दिखला रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप एंड ओवरऑल रिएक्शन। एग्जाम्पल लिए हैं, उस एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन गैसियस फेज 2 मैकेनिज्म से। एक ये मैकेनिज्म, एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप, 2 स्टेप में। अब सवाल इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि मॉलिक्युलरिटी बताइए, स्टेप पहला का भी, स्टेप दूसरा का भी और स्टेप ओवरऑल का भी। फाइंड आउट मैकेनिज्म ऑफ ईच स्टेप एंड ओवरऑल। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्टेप फर्स्ट 1 एक ही है ना। मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्टेप सेकंड 2 1 मोल और 1 मोल। और दूसरा ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी। ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी आप डिफाइन नहीं करते हैं, नॉट डिफाइंड। यही लिए, इसीलिए एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है, N2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है गैस फेज में। N2O नाइट्रस ऑक्साइड डिकम्पोज कर रहा है गैस फेज में, इस तरह डिकम्पोज कर रहा है और इस तरह से डिकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है। बताइए दोनों स्टेप का मॉलिक्युलरिटी और ओवरऑल का मॉलिक्युलरिटी बताइए। तो मॉलिक्युलरिटी स्टेप फर्स्ट का 1 क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्टेप सेकंड का 2, ओवरऑल का मॉलिक्युलरिटी नहीं होगा। अब किसी बच्चे ने इसको इस तरह से ऐड किया 2N2O गैस गिव्स 2N2 गैस प्लस O2 गैस, इसका मॉलिक्युलरिटी नहीं होगा, ओवरऑल का मॉलिक्युलरिटी नहीं होता है क्योंकि मॉलिक्युलरिटी इज गिवन फॉर सिंगल स्टेप, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट गिवन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी हमेशा सिंगल स्टेप के लिए दिया जाता है, ओवरऑल के लिए नहीं। तो पहला का मॉलिक्युलरिटी 1, दूसरा का मॉलिक्युलरिटी 2, तीसरा का मतलब ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी इन्फिनिटी। तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी आप ओवरऑल रिएक्शन का नहीं देना है, सिंगल स्टेप का देना है। मैकेनिज्म के हिसाब से हम लोग रेट लॉ बोलते हैं। अब हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 एग्जाम्पल बोलिए, 2 सवाल बोलिए मॉलिक्युलरिटी पे जो बिल्कुल थ्योरी को क्लियर कर देगा। एक है द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द ए से पी से आर जा रहा है इज एज फॉलोज। द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द पी टू आर इज एज फॉलो। इस तरह से फॉलो कर रहा है वो जो दे रहा है। तो उसका वो जो पी से आर बढ़ रहा है उसका मैकेनिज्म ये दे रहा है।
P से R बन रहा है, उसका मैकेनिज्म एज फॉलो दे रहा है। मतलब P इक्विलिब्रियम का साइन है, Q बन रहा है, K1 है, फास्ट है, Q प्लस P, K2 है, R बन रहा है, स्लो है। द रेट लॉ फॉर मेन रिएक्शन, वो जो मेन रिएक्शन है इसके लिए रेट लॉ लाना है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है ये सवाल डिफ़िकल्ट है, डी लिख रहा हूँ, डिफ़िकल्ट बच्चे के लिए। द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 प्लस B2 गिव्स 2AB फॉलोज द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। एक काल्पनिक रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB फॉलोज द मैकेनिज्म। A2 इक्विलिब्रियम का साइन दे रहा है, A फास्ट है, A इंटरमीडिएट है, B2 AB प्लस B स्लो है, फिर वो A और B मिलके AB बना रहा है, फास्ट है। द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज, इसमें ऑर्डर लाना है, उसके लिए रेट लो। तो देखिए कैसे, फर्स्ट वाले का पहले कर देते हैं। इसको समझिए, जब इस तरह से प्रोसेस दे और इक्विलिब्रियम का साइन दे तो इसमें भी बिल्कुल आसान होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पढ़े होंगे कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। उसी तरह रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे। रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पर, लेकिन यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन होगा, और इक्विलिब्रियम में जो पढ़ते हैं वहाँ पर रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वहाँ पर वॉन्ट ऑफ इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो ये P से Q बन रहा है, इसको प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं समझना है, P से Q बन रहा है फास्ट। दूसरा स्टेप है Q प्लस P, अगेन इक्विलिब्रियम है, R बन रहा है स्लो। तो अभी हम लोग पिछले एग्जाम्पल में बात किए हैं, जब दो स्टेप प्रोसेस हो तो स्लो स्टेप प्रोसेस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप है ये, इससे रेट डिटरमाइनिंग करेंगे तो रेट कांस्टेंट, ये K2 यहाँ पर दिया हुआ है, Q इंटू P और यहाँ पर K2। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमें रेट लॉ लिखना है, द रेट लॉ फॉर मेन रिएक्शन। इसके लिए हमें रेट लॉ लिखना है, और दो मैकेनिज्म दिया है। तो ऐसे लिख दिए, और ऐसे लिख के किसी बच्चे ने छोड़ दिया कि नहीं यही है, तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा यहीं पर छोड़ना। इससे पहले वाले में क्या किए थे एग्जाम्पल सब में, कि जो स्टेप था स्लो उससे रेट लॉ लिखते थे, अब उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, रेट लिखे हैं। अब जब इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो, रेट लॉ लिख लेंगे स्लो स्टेप से। उसके बाद फिर इस पर क्या देखना है हमें कि इक्विलिब्रियम पे ऐसा कौन सा एटम मॉलिक्यूल है जिसको हम हटा सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो इसमें हमें Q को हटा सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। P से Q बन रहा है, यहाँ से इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिख के इस Q को हटा सकते हैं इस तरह से। इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू केमिकल इक्विलिब्रियम में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट भी पढ़ रह सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी। तो यहाँ से हम Q का यदि वैल्यू ऑब्टेन करें तो Q का वैल्यू हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस Q के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। इस Q को रिमूव कर देंगे तो रेट इक्वल्स तो हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह पर K1 लिख देते हैं, K1। तो K2 था ही, K1 हो गया, और एक P इधर से एक P इधर से, P का पावर 2। देखिए ये हो जाएगा रेट लॉ। समझना इसमें
जब इक्विलिब्रियम प्रोसेस दे तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस दे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के रेट लॉ से उसको हटा दीजिए जो आपको लगे कि उधर से इक्विलिब्रियम, जैसे पी को नहीं हटाएंगे क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से बना रहता है, पी के भी हटाएंगे तो उसके टर्म में आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हम पी को भी हटा सकते थे, क्यू को भी हटा सकते थे, तो इन टर्म्स ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ क्यू भी लिख सकते हैं, जो आपको ऑप्शन दे। मेन बात ध्यान क्या रखना है कि हमको एक इक्विलिब्रियम का वैल्यू पुट करना है। दूसरा रिएक्शन देखिए, तो इसका रेट लॉ क्या लिख दिए, इसके लिए रेट लॉ क्या हो गया, रेट इक्वल्स टू हो गया K1 K2 इंटू पी का स्क्वायर। हम P के टर्म में लाए, Q के टर्म में भी ला सकते हैं, तो Q के टर्म में लाते तो P को हटा देते। अब ये जो रिएक्शन है ये देखिए डिफिकल्ट है, ये काल्पनिक रिएक्शन है, बोल रहा है कि इस तरह से जा रहा, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, प्रोसीड कर रहा है, इसका मैकेनिज्म दे रहा है इस तरह से। अब इस तरह के रिएक्शन को कैसे बनाएंगे, इस तरह के सवाल में सभी बच्चे को दिक्कत होता है, 12th स्टडिंग बच्चे हो या 12th पास आउट हो, इस तरह के सवाल में दिक्कत होता है। 3 स्टेप यहाँ पर है, तो फर्स्ट काम होना चाहिए स्लो स्टेप लीजिए, तो स्लो स्टेप लिए ये, तो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट के ए का कॉन्सेंट्रेशन और B2 का कॉन्सेंट्रेशन। जब रिएक्शन एक से ये जो A2 प्लस B2 मिल के 2AB बन रहा है, क्या एक स्टेप में हो रहा है? A2 प्लस B2 मिल के 2AB बन रहा है, वो 3 स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 स्टेप में वो हो रहा है। हमें इससे रेट लॉ लिखना है, ऑर्डर बोलना है, मॉलिक्यूलरिटी बोलना है। तो इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 1, इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2, इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2। मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप का अलग अलग दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई वैल्यू नहीं होता है। ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी मीनिंग नहीं रखता है, मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप का दीजिए, जो पिछले एग्जाम्पल में बताया। तो हम रेट लॉ लिख लिए इस तरह स्लो से, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट लॉ लिखे। अब रेट लॉ में जो लिखे हैं, तो रेट लॉ में B2 मिला है लेकिन A2 नहीं मिला है, हमें तो लाना है इसके टर्म में ना। तो इसके लिए हमें दिया गया यहाँ पर, हमें B2 तो मिला है लेकिन हमें A2 नहीं मिला है, A2 भी लाना है, हमें A नहीं लाना है, A2। इसके लिए हमें दिया हुआ इक्विलिब्रियम प्रोसेस ये। तो इसका इक्विलिब्रियम यदि लिखें, इसका नहीं लिखेंगे, इससे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इससे लिखेंगे तो हमें A2 लाना है, तो A2 लाने के लिए, तो यदि मैं इसका इक्विलिब्रियम प्रोसेस लिखूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या लिखूँगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम से। अब हम इस A को हटाना चाहते हैं, तो A का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम A2, A का कॉन्सेंट्रेशन तो रूट ओवर इसका ही पावर हाफ और इसका ही पावर हाफ। अब इसके वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो रेट इस A को क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्योंकि हम A2 B2 के टर्म में लाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें दिया हुआ है। तो A के जगह पर क्या पुट कर देंगे, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, पावर हाफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, रेट कांस्टेंट हो, उसको टेम्परेचर से ही बदलेंगे, ऐसे नहीं, पावर हाफ और B2 का पावर 1, ये हो गया। इसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, K1, A2 का पावर हाफ और B2 का पावर 1। दिस इज रेट लॉ, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, फंडामेंटल पोस्टुलेट। तो इस सवाल में पूछा था ओवरऑल रेट ऑफ ऑर्डर बताना था, तो ओवरऑल ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ प्लस 1। ये इस तरह के सवाल पे ध्यान रखना है। क्या करना है इस तरह के सवाल में, इक्विलिब्रियम का यदि वैल्यू दिया हुआ है तो उस इक्विलिब्रियम के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए और वहाँ से देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या दे रहा है, उसको हटा दीजिए।
आ जाएगा। इस तरह का सवाल सब डिफ़िकल्ट होता है, और डिफ़िकल्ट चीज़ को सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करके आप ला सकते हैं। उसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक साइंस में नहीं होता है, और ट्रिक से पढ़ने वाला साइंस नहीं पढ़ता है, कुछ और पढ़ता है। आपको लगेगा 2 मिनट के लिए हमसे ये बन जाता है, हमसे ये बनता है, तब तो साइंस ही नहीं होगा। आप जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ बस साइंस पढ़ाई होता है। तो साइंस है, थोड़ा आप टाइम दीजिए, जो डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको 2 बार 3 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार देखे और बस कि नहीं क्लियर है क्लियर है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के चीज़ सबको बनाएंगे। इक्विलिब्रियम का वैल्यू दिया रहे तो उसको शिफ्ट कीजिए। अब 2-4 सवाल खुद से भी बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो 1-2 वीडियो के बाद से मैं प्रॉब्लम पर फिर से एक वीडियो डालूंगा, उसमें इससे रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम और कर दूंगा। अभी आप लोग भी इस दोनों से प्रॉब्लम सब बनाइए इससे रिलेटेड, और इसके बाद हम भी कुछ इसमें वीडियो डाल देंगे प्रॉब्लम से भी रिलेटेड। अब यूनिट ऑफ के, अभी मॉलिक्यूलरिटी देखें, ऑर्डर देखें, आप यूनिट ऑफ के देखिए। के रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, के को रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पीड कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो पिछले वीडियो में ये सब डिस्कशन किए हैं। ये यूनिट ऑफ के, इफ यूनिट ऑफ के इज गिवन, यदि यूनिट ऑफ के दिया हुआ है, वी कैन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि आपको यूनिट ऑफ के दे दे तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हो, या इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन वी कैन से यूनिट ऑफ के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दे तो के का यूनिट बतला देंगे, के का यूनिट दे दे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतला देंगे। बात ध्यान दीजिएगा, के का हमें वैल्यू दे, यूनिट दे दे, यूनिट तो ऑर्डर बतला देंगे कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दे तो हम के का वैल्यू बतला देंगे। यदि आपको के का वैल्यू मालूम है, यूनिट वैल्यू नहीं यूनिट, तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं। और जो चालाक बच्चे होते हैं ना काइनेटिक्स में, वो क्या करते हैं, यूनिट ऑफ के से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जो चालाक स्टूडेंट रहता है वो सबसे पहले सवाल में यूनिट ऑफ के चेक करता है। यूनिट ऑफ के मिल गया तो ऑर्डर बोल देगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है। वैसे आपका बोर्ड का सवाल हो, नीट का सवाल हो या मेन का सवाल हो, सिर्फ 2 ऑर्डर पढ़ना है, सिलेबस जोड़ पढ़ना चाहिए। 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना और फर्स्ट ऑर्डर, 2 ही ऑर्डर पढ़ना है। बोर्ड का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, मेन का एग्ज़ाम हो, एडवांस का एग्जामिनेशन हो, सिलेबस जोड़ पढ़ना चाहिए किसी भी बच्चे को। एनसीईआरटी भी देखोगे 2 ही ऑर्डर का काइनेटिक्स ज़्यादा स्टडी किया है, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड थर्ड ऑर्डर पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर आपको पढ़ना नहीं है, थर्ड ऑर्डर आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है, वी हैव टू स्टडी ओनली 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यदि आपको यूनिट ऑफ के मालूम है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम है तो यूनिट ऑफ के बोल दीजिए। मतलब चालाक स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है कि उससे वो बना लेगा। फिर मैं यहाँ पर लिखा हूँ, डिटरमाइन यूनिट ऑफ के फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर किसको कहते हैं मालूम है, पावर प्रोवाइडेड इन रेट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। पावर जो प्रोवाइड करते हैं रेट कॉन्सेंट्रेशन में, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, जो पिछले एग्जाम्पल में आपको बताए हैं। ये रेट है, dx अपॉन dt को रेट कहते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और n जो है ये ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होता है ऑर्डर, dx अपॉन dt ये सब लिखना बतलाए हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम इज कॉल्ड ऑर्डर, ये इज कॉल्ड रेट। तो रेट बराबर के, ये फंडामेंटल पोस्टुलेट से लाए हैं। dx अपॉन dt ये कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम है। मैं के को इस तरह से लिख सकता हूँ, dx dt इंटू टाइम, ये कॉन्सेंट्रेशन, के कॉन्सेंट्रेशन 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। इसको फिर से देखिए, के इक्वल्स टू हो गया dx अपॉन dt
कॉन्सेंट्रेशन का पावर n। इसको मैं लिखूँ dx को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट एक ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट एक ही होगा, यूनिट पे बात कर रहे हैं। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर n, यहाँ पावर 1 है। इसको यदि ऊपर में ले जाऊँ तो कॉन्सेंट्रेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n, ये जाएगा तो माइनस, अब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, अपॉन टाइम। तो यूनिट ऑफ k क्या मिल गया है nth ऑर्डर के लिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट अच्छा है ये सवाल को सॉल्व करने के लिए। बहुत कुछ आप इससे पता कर सकते हैं। यूनिट ऑफ के मालूम है, ऑर्डर बता देंगे, ऑर्डर ऑफ मालूम है, यूनिट ऑफ, ये nth ऑर्डर के लिए है। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसको मैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए भी कर देता हूँ। यूनिट ऑफ के पे बच्चे बहुत ध्यान रखना है, मैं बहुत बेसिक बात सब समझा रहा हूँ, और यदि आपको बेसिक बात समझ में आ गया बच्चों तो यकीन मानो बड़ा बड़ा सवाल भी आप सॉल्व कर लेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और एनसीईआरटी बार बार पढ़िए, जितना बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं पढ़िए, उसको बहुत बार पढ़ना चाहिए। क्लास में मैं यही बात बोलता हूँ, एनसीईआरटी स्टडी कीजिए। अब जीरो ऑर्डर के लिए फॉर जीरो ऑर्डर यूनिट ऑफ के, तो मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। के जीरो ऑर्डर का मतलब पावर जीरो, एन के जगह जीरो, किसी का पावर जीरो हो जाता तो वैल्यू एक हट गया, तो के इक्वल्स हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स, या इसी को लिखेंगे मोल पर लीटर इंटू टाइम, और टाइम में जानते हैं ये सेकेंड ही लेते हैं, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। और ये के का यूनिट याद रखिएगा क्योंकि ये पढ़ना है। यूनिट ऑफ के आ गया आपको, यूनिट ऑफ के आ गया हमारा मोल लीटर इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। मैं ये दे दिया, पूछ रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो। यूनिट ऑफ के दे दिए, ऑर्डर पूछे तो जीरो, जीरो ऑर्डर दे दिए तो यूनिट ऑफ के आ जाएगा जो अभी लिखे हैं। यदि मुझे के का यूनिट मालूम हो तो ऑर्डर बतला देंगे, ऑर्डर मालूम हो तो यूनिट ऑफ के बता देंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल होता है सवाल बनाने के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का के का वैल्यू जोड़, मतलब के का यूनिट जोड़ याद रख के ये किएगा क्योंकि ये दोनों पढ़ना है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ के डी एक्स अपॉन डी टी, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है पावर एक, पावर एक लिखने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, इसको लिखेंगे टाइम के, इसको भी तो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ के आ गया बच्चे टाइम इनवर्स। ये एकदम स्टार कर देता हूँ, जितना स्टार कर लीजिए इस पे कम है। के का यूनिट होता है टाइम इनवर्स, टाइम की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे, सेकंड लिख दीजिए, मिनट लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आवर्स लिख दीजिए, घंटा लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आवर्स कुछ भी। के का यूनिट आ गया टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स, ईयर इनवर्स, कुछ भी। व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट ऑफ के बता देंगे। यूनिट ऑफ के आपको दे दिया कि सेकेंड इनवर्स है। व्हाट विल बी ऑर्डर, तो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। और दो का यूनिट ऑफ के याद रखना है, एक फर्स्ट ऑर्डर का, एक जीरो ऑर्डर का। यही दोनों का काइनेटिक्स पढ़ना है। सिलेबस भी एक बार जोड़ पढ़ लीजिएगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ, और आप एक बार जोड़ देख लेंगे कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर के लिए मैं वहाँ भी एन का वैल्यू रख के बता सकता था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि ये बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ है, बेसिक है, समझ में दो हो जाएगा।
यहाँ पर एक ही बार लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, dx को कॉन्सेंट्रेशन k और कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 है तो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल, k का हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, या इसी को कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स को लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर, इनवर्स नहीं लीटर टाइम इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के किसका हमें अच्छे से याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए रहता तो dx अपॉन dt के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3, जो पावर करिएंगे वही ऑर्डर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3, एक कैंसिल होगा 2 रह गया है तो एक बार और मैं लिख देता हूँ टाइम, और के यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ना मोल अपॉन लीटर, के का वैल्यू हो जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर और टाइम इनवर्स। टाइम जो है ना हमेशा सेकंड में ही चलता है, तो यूनिट ऑफ के एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ के दिया रहे, पूछे ऑर्डर बताओ, बता देंगे, ऑर्डर दिया रहे यूनिट ऑफ के पूछे बता देंगे। एक सवाल नहीं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, गिवन दैट k इक्वल्स टू 1600 years, years inverse, what will be order of reaction, ऐसा दे दिया। given that k equals to 1600 year inverse, what will be order of reaction, order of reaction will be first। अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, k इक्वल्स टू क्या लिखे थे, कॉन्सेंट्रेशन 1 - n टाइम इनवर्स। यहाँ पर कितना रखिएगा कि ये सिर्फ आ जाए, जहाँ से जैसे भी चेक करना हो, 0 मतलब 0 हो गया तो वैल्यू 1, तो 1 इंटू टाइम इनवर्स, और टाइम की जगह क्या दे रखा है, ईयर्स इनवर्स। तो ये दिया था गिवन दैट k इक्वल्स टू 1600 ईयर्स इनवर्स, व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी फर्स्ट। तो कंक्लूजन ये आया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि मुझे मालूम है k बतला देंगे, और k का वैल्यू मालूम है, k का यूनिट मालूम है, वैल्यू नहीं, वैल्यू देखिए 1600 है, उससे कुछ नहीं मतलब है, इससे आया फर्स्ट ऑर्डर की, इससे यूनिट ऑफ k मालूम है तो वी कैन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी कैन से यूनिट ऑफ k। तो k यूनिट पे ध्यान रखना, छोटा चीज़ है, चालाक स्टूडेंट यही करता है, यूनिट ऑफ k देख लेता है, फर्स्ट ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का, या किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन है आप बता दोगे। वैसे आपके सिलेबस में इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड जो आगे पढ़ेंगे उसमें 2 ही है, एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पढ़ना तो 2 ही है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन यूनिट ऑफ k बताएंगे आपको आगे।